तो आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। आप अगर मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदने वाले हो, आप लोग को कुछ-कुछ चीज़ों को जानने के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इकोनॉमी में हर टाइम पे आप लोग को ये सब चीज़ें डिस्कस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। आप कोई भी पेपर उठा लो, आप कहीं भी यूट्यूब पे वीडियो देख लो, आप लोग को हर जगह पे ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा। तो मैं एकदम डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप लोग को जितना एज़ अ बिगिनर जानना ज़रूरी है, मैं उतना आप लोग को आज इस वीडियो में शॉर्टली एक्सप्लेन कर दूँगा। जो कि आप लोग को अगर डिटेल में जानना है, आप लोग कहीं भी पे वीडियो जाकर देख सकते हो। तो सबसे पहला आता है डिमांड एंड सप्लाई और इस चीज़ को जानना आपका बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो कि आप लोग को स्टॉक मार्केट से लेकर नॉर्मल ज़िंदगी में हर जगह पे देखने को मिलेगा। आप कहीं भी कुछ भी सामान परचेज़ करने जाओ, चाहे आप सब्जी बाज़ार में सब्जी खरीदने जाओ या फिर स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स खरीदने जाओ, आप लोग को हर जगह पे देखने को मिलेगा। और डिमांड एंड सप्लाई दोनों मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई अगर कुछ भी परचेज़ करना है, अब चाहे वो स्टॉक्स हो, कोई सब्जी हो, कुछ भी हो, आपको अगर परचेज़ करना है तो मतलब मान लीजिए उस चीज़ का अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है मतलब हर कोई उसे खरीदना चाहता है और ऐसे में अगर उसका सप्लाई कम है मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है मार्केट में लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उसे खरीदना चाहते हैं। ऐसे केस में क्या होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस उसका बढ़ जाएगा क्योंकि क्या आप समझ लो कि अगर उसका मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं है मतलब मार्केट में बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल है और ऐसे में बहुत हज़ारों लोग अगर उसे खरीदने आ जाएँगे, तो क्या होगा कि मतलब सबको तो नहीं मिलेगा ना, बहुत कम लोगों को वो चीज़ मिलेगा और जो लोग खरीदने आएँगे उनको भी पता होगा कि हम में से इतने सारे लोगों को नहीं मिलेगा, बहुत कम लोगों को मिलेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा मतलब जो एक्चुअल प्राइस है, उससे भी ज़्यादा प्राइस ऑफ़र करने लगेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक मोबाइल फ़ोन है जिसका मतलब नॉर्मल प्राइस 10,000 रुपीज़ है। लेकिन क्या है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही अवेलेबल है। तो ऐसे में क्या है कि इसका सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है, मतलब सप्लाई है ही नहीं। और ऐसे में क्या है कि अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही मोबाइल फ़ोन है और बहुत सारे लोग अगर इसे खरीदने आ जाएँगे, जैसे कि 5 लोग अगर मान लीजिए इसे खरीदने आ गए, तो अब पाँचों को पाँचों तो नहीं मिलेगा ना, किसी एक को ही वो मोबाइल मिलेगा। तो ऐसे में डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई है ही नहीं। ऐसे में क्या होगा कि अगर 5 में से किसी एक बंदे को मोबाइल फ़ोन मिलेगा, तो सब लोग को पता है कि हम में से किसी एक को मिलेगा। ऐसे में क्या होगा कि 10,000 रुपए प्राइस है, लेकिन क्या होगा कि ह उसमें से कोई ना कोई ऐसा होगा ही जो कि बोलेगा कि मुझे चाहिए। तो ऐसे में क्या करेगा वो 10,000 रुपए प्राइस को बोलेगा कि मैं 11,000 रुपीज़ दे रहा हूँ, मुझे मोबाइल फ़ोन दे दो। ऐसे में क्या होगा कि ऐसे-ऐसे प्राइस इंक्रीज़ करता रहेगा। कोई बोलेगा मैं 11,500 रुपीज़ देने के लिए तैयार हूँ, मुझे दे दो, क्योंकि हर किसी को वो चाहिए। तो ऐसे अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, ऐसे में प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी। ये एक इतना ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है कि और लिक्विडिटी का मतलब है मनी फ्लो। ये समझ लो लिक्विडिटी का मतलब है मनी फ्लो कि कितना पैसा मार्केट में फ्लो कर रहा है, मतलब कितने लोगों के पास कितना पैसा है। अगर मान लीजिए कोई एक, जैसे कि मैंने मोबाइल फ़ोन का आप लोग को एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए वही मोबाइल फ़ोन है 10,000 रुपीज़ का और 5 लोग खरीदने आ गए और लोगों के पास अभी हर किसी के पास अभी 12,000 है। तो वो लोग 12,000 रुपीज़ से ज़्यादा ऑफ़र ही नहीं कर पाएँगे। मतलब कोई भी हो 12,000 रुपीज़ से ज़्यादा ऑफ़र नहीं कर पाएँगे। तो उस मोबाइल फ़ोन का प्राइस क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 12,000 रुपीज़, क्योंकि किसी एक को मिलेगा और किसी एक के पास मैक्सिमम से 12,000 रुपीज़ है। लेकिन मान लीजिए क्या है कि किसी किसी के पास मान लीजिए 15,000 रुपीज़ आ गया कहीं से। तो अब क्या होगा, वो बोलेगा मुझे दे दो 15,000 रुपीज़, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे में क्या होगा कि जो मोबाइल फ़ोन का प्राइस 10,000 रुपीज़ था, वो 15,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो जो लिक्विडिटी है, ये भी प्राइस इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब क्रूशियल रोल निभाता है। और ऐसे में अगर लिक्विडिटी कम होगा, तो क्या होगा कि बहुत सारे लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा होगा खरीदने के लिए। तो क्या होगा कि मोबाइल फ़ोन का प्राइस जो एक्चुअल प्राइस है, उससे भी हो सकता है कभी-कभी आप लोगों को कम में देखने को मिल जाए। हो सकता है किसी के पास पैसा ही नहीं है, हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 लोगों में से एक के पास 9,000 रुपीज़ है और बाकी सब लोगों के पास 4,000 रुपीज़ है। तो बाकी लोग खरीद नहीं पाएँगे और जिसके पास पैसा है, उसके पास 9,000 रुपीज़ है। अब जो मोबाइल फ़ोन है, उसका प्राइस तो 10,000 रुपीज़ है, लेकिन अगर बेचा नहीं गया, तो हो सकता है इसको एक्सपायरी डेट निकल जाएगा या फिर खराब हो जाएगा। ऐसे में मुझे लॉस में 9,000 रुपीज़ में बेचना पड़ेगा। तो डिमांड एंड सप्लाई एंड लिक्विडिटी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लिक्विडिटी से कई हद तक डिमांड बहुत ज़्यादा डिराइव होता है। और लिक्विडिटी ऐसे अगर हम इकोनॉमी में समझे, लिक्विडिटी का मेन ड्राइवर होता है गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी, समझ लो। गवर्नमेंट क्या करता है, कभी-कभी बहुत ज़्यादा पैसा प्रिंट कर देता है और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा देता है। ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है और वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे में चीज़ें खरीदने लगते हैं। तो सबके पास पैसा है, मतलब चीज़ों का प्राइस इंक्रीज़ करना मतलब लाज़मी है। तो गवर्नमेंट चाहे तो लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं और ऐसे में अगर सब लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, तो स्टॉक मार्केट में भी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमी, डेब्ट एंड बिज़नेस साइकिल, आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये मैं जो भी चीज़ें हैं, ये मैं शॉर्ट करके आप लोग को एक-एक लाइन में बता रहा हूँ। आप लोग अगर इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके वीडियो आप लोग को बहुत सारे मिल जाएगा। आप कहीं पे भी जाके देख सकते हो। बेसिकली इकोनॉमी आपको समझना ज़रूरी है कि इकोनॉमी एक्चुअली है क्या? इकोनॉमी काम कैसे करता है? इकोनॉमी में साइकिल्स कैसे आते हैं? इकोनॉमी में गवर्नमेंट का क्या कैसा रोल है? ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आपको लोन के बारे में जानना ज़रूरी है। डेट का मतलब ही है लोन। तो लोन कैसे काम करता है? लोन बिज़नेसेस को कैसे हेल्प करता है? लोन मतलब प्राइसेस को कैसे अफ़ेक्ट करता है? ये सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। और लोन से लिक्विडिटी बहुत हद तक इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए फ़ोन का प्राइस 10,000 रुपीज़ था और सबके पास अगर 10,000 रुपीज़ है, तो मतलब कोई 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा ऑफ़र नहीं कर पाएगा उस फ़ोन को खरीदने के लिए। लेकिन मान लीजिए कोई एक पर्सन है जिसके पास क्रेडिट कार्ड है और वो लोन ले सकता है।
तो अगर मान लीजिए उसके पास ₹2000 का लोन लेने की क्षमता है, तो क्या करेगा, वो ₹2000 का लोन ले लेगा और क्या बोलेगा कि मुझे 10,000 रुपीज़ का फ़ोन ₹12,000 में दे दो। तो उसके पास 2000 का बाइंग पावर एक्स्ट्रा आ गया। तो ऐसे ही लोन लिक्विडिटी और डिमांड को इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा करता है। तो आपको लोन के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों को बिज़नेस साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को ह्यूमन साइकिल के बारे में पता ही होगा कि हम लोग ह्यूमन्स हैं, तो हम लोग पहले जन्म लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग टीनेज टीनेज एज पे आते हैं। उसके बाद हम लोग यंग होते हैं। उसके बाद हम लोग मिडिल एज पे आते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत हायर एज पे आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा ह्यूमन साइकिल है। ऐसे ही बिज़नेस साइकिल भी सेम इसी तरह से चलते हैं और हर नेचर का रूल यही है। हर जगह पे ये रूल फ़ॉलो होता है और बिज़नेस पे भी ये रूल लागू होता है कि कोई एक बिज़नेस होता है जो कि ज़ीरो से चालू होता है और धीरे-धीरे वो पहले अपना बिज़नेस सेटअप करता है। उसके बाद एक मैसिव ग्रोथ फ़ेज़ आता है। जब वो तो एकदम ज़ीरो से मतलब स्टार्ट करने के बाद और एकदम मिडिल एज तक जब जब तक उसका ग्रोथ रहता है, मतलब जब तक वो मार्केट में पूरी तरह से पेनिट्रेट नहीं कर जाता, तब तक उसका ग्रोथ फ़ेज़ चलता है। जब वो मार्केट में पूरी तरह से पेनिट्रेट हो जाता है, हर कोई उसका प्रोडक्ट यूज़ करने लगता है, तब एकदम वो फ्लैट हो जाता है, मतलब तब उसका स्टेबिलिटी फ़ेज़ आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि नए-नए कॉम्पिटिशन आ जाता है, नए-नए मतलब जैसे ही डिकेड्स या फिर सेंचुरीज़ चेंज होता है, नए-नए कॉन्सेप्ट चीज़ें टेक्नोलॉजी मार्केट में आने लगता है और अगर वो कंपनी क्या करते हैं इन सब चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाते, तो ऐसे में उनका डिक्लाइन हो जाता है और वो बिज़नेस खत्म हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा साइकिल आप लोगों को समझना चाहिए। मोस्टली बिज़नेस क्या होता है, ये साइकिल पे फॉलो करते हैं और खत्म हो जाता है। कुछ-कुछ एक्सेप्शनल बिज़नेस होते हैं जो कि अपने पैसे को ठीक-ठाक से यूटिलाइज़ करते हैं और अपने अपने आप को ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा रख पाते हैं। जैसे कि अगर कोई ग्रोथ फेज़ पे है, तो ग्रोथ फेज़ पे नॉर्मली सब कंपनी सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन जो स्टेबिलिटी आ जाता है, यही एक टाइम है जब कंपनीज़ बहुत ज़्यादा मतलब अब उनके पास पैसा होता है। मतलब जब स्टेबिलिटी फेज़ है, तब उन लोग को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलता है। इस केस में जो कंपनी सही डिसीज़न लेता है अपने कैपिटल के बारे में, वही कंपनी बहुत ज़्यादा टाइम तक, लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाता है। इस टाइम पे अगर बहुत सारे एक्विजिशन कर लेते हैं, इस टाइम पे बहुत अच्छे-अच्छे ठीक-ठाक नए-नए डोमेन पे, जगह पे घुस के अगर ठीक-ठाक से बिज़नेस बना लेते हैं, तो ऐसे में उनका बिज़नेस लंबे टाइम तक सर्वाइव कर लेता है। लेकिन ये कभी भी मत मत सोचना कि ये बिज़नेस एकदम लाइफ़ टाइम तक सर्वाइव करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक ना एक टाइम आता है जब बिज़नेस प्लेटो हिट करता है और उसके बाद डिक्लाइन उसका चालू हो जाता है। जैसे कि मोस्टली स्टेबल आज के टाइम पे आप लोगों को बिज़नेस देखने को मिलेगा कि जैसे कि आप लोग को रिलायंस देखने को मिल जाएगा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब लोग क्या है, इनका पूरा का पूरा स्टेबल हिट हो चुका है। जितना पेनिट्रेट होना था, हो चुका है। इसलिए आज आप लोगों को देखने को मिलेगा इन कंपनीज़ के पास इतना पैसा कैश फ्लो इनके पास आ जाता है कि ये लोग अपने खुद के बिज़नेस पे एक्सपैंड नहीं कर पाते। इसलिए क्या करते हैं, ये लोग दूसरे बिज़नेस को खरीदते रहते हैं। ये लोग दूसरे डोमेन पे, जगह पे घुसते रहते हैं और ये लोग अपने पैसे का ठीक-ठाक से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए आज तक ये लोग अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं। जब तक ये लोग ठीक-ठाक से पैसे को इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तक इनका सर्वाइवल चलता रहेगा। जैसे ही थोड़ा बहुत इधर-उधर होता रहा, ये लोग पूरा का पूरा डिक्लाइन हो जाएगा इनका। क्योंकि आप लोग को एक चीज़ समझना चाहिए कि ह्यूमन और ये जो वर्ल्ड है, ये पूरा का पूरा एक डायनामिक चीज़ है। जैसे एक डेकेड, सेंचुरीज़ ये सब चीज़ें पास होता है, पूरा का पूरा डायनामिक्स ही चेंज हो जाता है। आप लोग अगर आज बिज़नेस स्टार्ट करोगे, आज से 1 डेकेड, 2 डेकेड, 5 डेकेड बाद जो चीज़ें होगी, वो आप बहुत ही ज़्यादा अलग हो चुकी होगी। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें डायनामिक हो जाती है। आज कंज़्यूमर का जो बिहेवियर है और आज से 2 डेकेड बाद जो कंज़्यूमर का बिहेवियर होगा, वो एकदम पूरा का पूरा ड्रास्टिक चेंज हो चुका होगा। जैसे कैमरा का एग्जांपल मान लीजिए, आज से 2-3 डेकेड पहले लोग कैमरा में फ़ोटो खींचा करते थे। आज हम लोग मोबाइल फ़ोन पे कैमरा में सब कुछ खींच लेते हैं। आज से 2 डेकेड बाद क्या होगा कि लोगों के सनग्लासेस में कैमरा होगा, वहाँ पर से वो लोग फ़ोटो खींच लेंगे। तो ऐसे-ऐसे चीज़ें होती रहती है। नेक्स्ट आप लोगों को कंपाउंडिंग के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कंपाउंडिंग के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि आप लोग को जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, उसमें आप लोग को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता है। फिर से आप अगर उसको अगले साल इन्वेस्ट करते हो, उस इंटरेस्ट पे फिर से आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता रहता है, तो लंबे टाइम पे क्या होता है कि बहुत बड़ा एक्स्पोनेंशियल आपको ग्रोथ देखने को मिलता है। लेकिन आप लोग ये शॉर्ट टर्म पे समझ में नहीं आएगा और जब तक समझ में आएगा, कोई वैल्यू नहीं बचेगा आपका, क्योंकि तब तक हो सकता है आपका एज मतलब 50-60 ऐसा हो जाएगा। तो ये कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है, ये आपको कितना हद तक मिलेगा पता नहीं, लेकिन हाँ, आप अगर अपने नेक्स्ट जनरेशन को वेल्थ पास ऑन करना चाहते हो, उस केस में बहुत ही अच्छा है। अनलेस आप 30-40% इंटरेस्ट हर साल ले आ रहे हो, तो उस केस में हो सकता है आपको ही फ़ायदा देखने को मिलेगा। लेकिन आप अगर नॉर्मल मार्केट की तरह इंटरेस्ट रेट ला रहे हो, 12%, 13%, 15%, उस केस में आपको आपके नेक्स्ट जनरेशन को ही फ़ायदा मिलेगा, आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो कंपाउंडिंग को आपको जानना ज़रूरी है, लेकिन इसके बारे में बहुत हद तक मतलब इसी में सब कुछ पूरा का पूरा घुस जाना बहुत ज़्यादा समझदारी का काम नहीं होगा। और सिर्फ कंपाउंडिंग ही नहीं, आपको नेगेटिव कंपाउंडिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कंपाउंडिंग अगर नेगेटिव में काम करने लगा, तो पूरा का पूरा डिज़ास्टर हो जाएगा। आपने अगर ₹100 मार्केट में इन्वेस्ट किया और अगर आपको मतलब मान लीजिए 50% आपको लॉस हो गया, तो इस केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ अभी ₹50 बचे। तो इस केस में आपको 50% इनकम करने से आप ₹100 में नहीं पहुँच जाओगे, क्योंकि आपके पास है ₹50। आपको अगर फिर से ₹100 पे जाना है, जो कि आपका एक्चुअल कैपिटल है, उस पे भी अगर आपको रीच करना है, तो भी आपको 100% इंटरेस्ट रेट कमाना पड़ेगा।
और ये बहुत डीप बात है, आपको इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में आप लोगों को हर हर दूसरे तीसरे दिन आप लोगों को पेपर में देखने को मिल जाएगा। हर जगह पे आप लोगों को न्यूज़ में देखने को मिल जाएगा। इन्फ्लेशन जो मैंने बताया था कि डिमांड, लिक्विडिटी ये सब चीज़ों की वजह से मतलब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। और डेट जो लोन के बारे में बताया उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अगर जैसे कि मैंने मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल दिया था कि मोबाइल फ़ोन का एक्चुअल प्राइस 10,000 था, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पंप अप कर दिया था, जो एक इंसान था उसके पास क्रेडिट कार्ड था, तो क्रेडिट कार्ड था इसका मतलब उसके पास 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ गए थे। तो क्या किया उसने, 2,000 रुपीज़ मोबाइल फ़ोन के लिए एक्स्ट्रा पे कर दिया। तो ये जो 2,000 रुपीज़ उसने एक्स्ट्रा पे किया, 12,000 पे मोबाइल फ़ोन खरीद लिया, ये 2,000 रुपीज़ इन्फ्लेशन पे काउंट किया जाएगा। तो मोबाइल फ़ोन का प्राइस 20% बढ़ गया, मतलब 20% इन्फ्लेशन हो गया। नेक्स्ट आता है जीडीपी। जीडीपी के बारे में आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ऑफ कोर्स हम लोग के इंडिया पे मोस्टली सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है, तो आप लोग को एक्चुअल जीडीपी का फिगर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है उसको आप लोग काइंड ऑफ ठीक-ठाक मान सकते हो, उसको भी आप रेफरेंस ले सकते हो। तो जीडीपी में क्या काउंट होता है कि गवर्नमेंट जितना भी इन्वेस्टमेंट करती है ये सब चीज़ें काउंट होता है। आप लोग एज़ अ कंज्यूमर जितना भी आप लोग कंज्यूम करते हो ये सब चीज़ें काउंट होता है। इसके अलावा हम हमारा जितना भी एक्सपोर्ट होता है और जितना इम्पोर्ट होता है, इसका डिफरेंस भी हम लोग के काउंट होता है। तो जीडीपी अगर बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि हमारा इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, और जीडीपी अगर गिर रहा है इसका मतलब हमारी इकोनॉमी अच्छा नहीं करता। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि इन्फ्लेशन अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में आप लोग को दिखेगा कि जीडीपी बढ़ रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या जीडीपी बढ़ रहा है, इसके लिए आप लोग को रियल रियल जीडीपी देखना पड़ता है। तो रियल जीडीपी वो है जो कि एक्चुअल आप कंज्यूमर ग्रोथ है। तो इस साल आपने अगर मार्केट में जाके 10 रुपए का चॉकलेट परचेस किया, तो इस साल का जीडीपी हो गया 10 रुपीज़। तो अगले साल अगर चॉकलेट का प्राइस 12 रुपए हो गया, मतलब 2 रुपीज़ बढ़ गया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जीडीपी 12 रुपए हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि 20% क्या है कि चॉकलेट का प्राइस इंक्रीज़ हो गया। तो ऐसे में आप लोगों को जीडीपी भले ही दिखेगा जीडीपी 12 रुपीज़ हो गया, लेकिन एक्चुअल जीडीपी तो 10 रुपीज़ ही था ना, क्योंकि 20% तो इन्फ्लेशन ही था। सेम तरीके से सोचो कि चॉकलेट का प्राइस 10 रुपीज़ है, लेकिन आपने चॉकलेट खरीदा 10 रुपीज़ का, और आपके दोस्त ने भी 10 रुपीज़ का चॉकलेट खरीद लिया। तो ऐसे में इस साल का टोटल जीडीपी 20 रुपीज़ हो गया। तो जीडीपी 100% ग्रो कर गया। तो जीडीपी आपको रियल जीडीपी देखना है, ना कि आपको नॉमिनल जो इन्फ्लेशन जीडीपी होता है।